नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस खास शो में तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ये शो बेहद खास है क्योंकि इस पूरे हफ्ते वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे छाए रहे, जिसमें रिलायंस हो, जियो फाइनेंशियल हो, आलोक इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप या फिर वारी, तमाम बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब रिजल्ट्स के आधार पर किन कंपनियों में आगे धार देखने को मिल सकती है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपको ये भी बताएंगे। हर एक चीज का बारीकी से विश्लेषण होगा, एकदम फिल्टर करके आपको खबरें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने कौन सी ली है? पहली खबर ली है ओला इलेक्ट्रिक की। कंपनी की ओर से वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए गए। शेयरों में 20% का अपर सर्किट लगा, जबकि कंपनी का जो नुकसान था वो बढ़ता हुआ दिखा। आप ये समझिए 2 दिनों में जो स्टॉक है उसमें एक बम्पर रैली देखने को मिली और भाव जो है 47 तक भी पहुंचता हुआ दिखा। लेकिन शेयर में तेजी क्यों आई, इसके बड़े कारण क्या रहे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला कारण क्या रहा? तिमाही परिणामों में सुधार। कंपनी का नेट लॉस पिछले साल की तुलना में तो बढ़ा, यानी कि वाई बेसिस पे तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो वो घटता हुआ दिखा। इस वजह से जो संकेत थे वो पॉजिटिव निकल कर आए। ग्रॉस मार्जिन में सुधार देखने को मिला। दूसरा जो बड़ा कारण रहा, जून तिमाही में ग्रॉस मार्जिन में यहाँ पर आप समझिए कि कंपनी जो उम्मीद लगा के चल रही थी उससे बेहतर रहा है यहाँ पर। दूसरा बड़ा ट्रिगर यहाँ पर ये हो गया। तीसरा बड़ा कारण क्या रहा? ऑटो सेगमेंट का एबिटा पॉजिटिव होना। कंपनी का ऑटोमेटिव सेगमेंट है, इस तिमाही में कंपनी ने अपनी गाइडेंस पर जो है खरी उतरी है पूरी तरीके से, और इस आधार पे जो एबिटा है वो पॉजिटिव रहा है। चौथा बड़ा कारण क्या रहा? पूरे वर्ष का जो एबिटा मार्जिन अनुमान है उसको लेकर 5% तक वो स्थिति जो है पहुंचती हुई यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। जबकि आप ये समझिए कि जून तिमाही में ये 11.6% के आसपास थी यहाँ पर। लेकिन आप ये समझिए कि इस तेजी के बाद जो स्टॉक है वो भरभरा के गिर गया, मुनाफा वसूली देखने को मिली और 40 के भाव पर भी पहुंचता हुआ दिखा है। अब हम दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सरकारी बैंक का यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे आए यहाँ पे और बहुत ही शानदार नतीजे रहे। बैंक का मुनाफा 23% बढ़कर 1590 करोड़ के पार निकल गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब आप समझिए 2570 करोड़ रहा, जो कि पिछली तिमाही से काफी बेहतर है। पिछले साल जून में ये जो है 2294 करोड़ रहा था। कुल आमदनी जो थी वो 7879 करोड़ रही। इसमें से 5407 करोड़ बैंक को लोन और बिल डिस्काउंट से मिला है। अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, एनपीए में सुधार देखने को मिला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि आप ये समझिए कि 3.95% रहे, जो कि मार्च तिमाही में 4.01% थे और एक साल पहले 3.97 थे, यानी कि बहुत स्लाइटली सा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव देखने को मिला। लेकिन एनपीए की बात करें यहाँ पे वो घटते हुए दिखे। यहाँ पे आप ये देखिए 1.85% से घटकर 1.74% पे आ गया है। यहाँ पर नेट एनपीए 0.20% से घटकर 0.18% पर आ गया। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार की जो हिस्सेदारी है इसमें 79.60% है, यानी कि करीब 80% के आसपास है। उससे पहले 86.46% थी। धीरे धीरे सरकार इसमें हिस्सेदारी घटा रही है यहाँ पर। अब आप ये भी समझिए कि क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक्सपर्ट्स की क्या सलाह दी जा रही है, तो वेंचुरा सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 70 रुपये का टारगेट दिया है और यहाँ पे कहा है उन्होंने कि एसेट क्वालिटी लगातार इसमें सुधार हो रहा है, तो ये पॉजिटिव संकेत इनको दिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की। एक बार फिर सुर्खियों में है ये कंपनी। मुश्किल दौर से उभरते हुए कंपनी ने अपने अगले बड़े कदम की तरफ तैयारी कर ली है। कंपनी के बोर्ड ने 9000 करोड़ रुपए जुटाने का मेगा योजना को हरी झंडी दे दी है। यहाँ पे कंपनी इस फंड से अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रणनीति बना रही है। कंपनी की क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIB और साथ ही दूसरे तरीकों से करीब 6000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही आप समझिए बोर्ड ने 3000 करोड़ रुपए तक के सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। ये डिबेंचर एक या फिर एक से ज्यादा किस्तों में प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर अन्य तरीकों से जारी किए जाएंगे। कंपनी जल्द ही अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी शेयर कर सकती है, जिसमें इस फंड के इस्तेमाल की पूरी रूपरेखा सामने आपके आएगी। रिलायंस पावर ने अपने फाइनेंशियल सेहत को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आप देखिए कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.93 तक आ गया, कम होता हुआ दिखा है, जो पहले आप समझिए काफ़ी उससे जो पहले जो था उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में आ गया है यहाँ पर। इसके अलावा
आप देखिए कंपनी की इक्विटी से जुड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी कंपनी जारी करके फंड जुटाने की योजना बना रही है। ये फंड कंपनी के कारोबारी विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए इस्तेमाल होगा। पूरा बाजार जिन नंबरों का इंतजार कर रहा था बेसब्री से, आखिरकार वो नंबर भी आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस तिमाही में साल दर साल के हिसाब से 78% की शानदार बढ़त के साथ नेट प्रॉफिट ये दर्ज किया है। इसमें बड़ी भूमिका एशियन पेंट्स में हिस्सेदारी की बिक्री की रही, जिससे कंपनी के पास 8,900 करोड़ का एक मुश्त प्रॉफिट शामिल है। अगर आप इसको भी हटा दें तो कंपनी का जो मुनाफा है तब भी 20% बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2.32 लाख करोड़ से बढ़कर 2.44 लाख करोड़ जो है वो होती हुई दिखी है। यानी कि आप समझिए कंसोलिडेटेड आय में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर आप रिलायंस के एबिटा की बात करें यहाँ पर तो ये 38,765 करोड़ से बढ़कर 42,905 करोड़ पर आया है। यानी कि अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो भी अच्छा खासा परसेंटेज, करीब यहाँ पे 30% से ज़्यादा का देखने को मिला है यहाँ पे। इसके अलावा आप एबिटा मार्जिन की बात करें 16.7% से बढ़कर 17.6% पर ये आ गया है। अगर बारीकी से बिजनेस का विश्लेषण करें, देखिए कई तरीके के बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल है, ऑयल टू गैस है, यहाँ पे रिटेल बिजनेस है, जियो बिजनेस है, तो बहुत सारे वर्टिकल्स है। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर ऑयल टू केमिकल की बात करें तो आय जो है वो 1.57 लाख करोड़ से घटकर 1.55 लाख करोड़ हो गए हैं। यानी कि साल दर साल के हिसाब से करीब 1.5% की जो गिरावट है वो ऑयल टू केमिकल में देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जो है ये जो सेगमेंट है उसमें दबाव देखने को मिला और इस बार भी ये स्थिति जरूर देखने को मिली है। ऑयल टू गैस में मान के चल रहे थे कि एक दबाव बनेगा, वो कमाई में देखने को मिला है। करीब गिरावट जो है वो 1.2% की गिरावट दर्ज की गई है यहाँ पर, अगर आप ऑयल टू गैस सेगमेंट की कमाई की बात करें यहाँ पर। यानी कि और यहाँ पे ऑयल टू गैस में आप चाहे आई की बात कीजिए, एबिटा की बात कीजिए, दोनों घटते हुए दिखे हैं। अब हम लोग कंज्यूमर बिजनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ईशा अंबानी इस बिजनेस को देख रहे हैं, यहाँ पे डबल डिजिट की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। रिलायंस रिटेल की आय में 11% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें जो बड़ी वजह रही है तेजी से स्टोर विस्तार प्रमुख कारण माना जा रहा है। यहाँ पे जियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर जियो की बात की जाए तो कमाई में 24% की उछाल, एक जंप देखने को मिला है, जिसमें एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो 209 के करीब पहुंच गए। यानी कि इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका जो कारण मजबूत रहा है, मजबूत ग्राहक सपोर्ट देखने को मिला है। क्वार्टर 1 में आप कंपनी ने आप सोचिए 90 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं, ये एक बड़ा संख्या, करीब करीब 1 करोड़ से सिर्फ 10 लाख कम। वहीं जियो स्टार ने अगर हम लोग देखें तो जियो स्टार ने करीब 9,600 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया है, जिसमें आईपीएल सीजन की सफलता एक अहम भूमिका मानी जा रही है। और इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि बाजार में अस्थिरता, अनसर्टेनिटी के बावजूद कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सालाना आधार पर जो एबिटा है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अब हम आपके सामने रिलायंस के नतीजे पेश कर दिए। हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस जो कंपनी है, यहाँ पे जो बिग जाइंट है, यहाँ पर देश की सबसे बड़ी कंपनी है, यहाँ पर आप देखिए उसने किस तरीके के नतीजे पेश किए हैं। अब हम लोग अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी की बात कर लेते हैं, जियो फाइनेंशियल की। जून 2025 में पहली तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मुनाफा जो है वो 4% बढ़ता हुआ दिखा है, करीब 325 करोड़ पर आ गया, जो कि एक साल पहले 312 करोड़ पर था। कंपनी की आय जो है वो 46.6% बढ़कर 612 करोड़ पर आई है। यहाँ पे एक साल पहले 418 करोड़ थी, यानी कि 418 करोड़ से बढ़कर 612 करोड़ हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ना, साल दर साल 162 करोड़ से बढ़कर 264 करोड़ पे आ गई, यानी कि 62% का वाई ऑन वाई बेसिस पे बड़ा जंप देखने को मिला है। आपको साथ में ये भी जानकारी देते हैं हम लोग कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने, आप ये समझिए कि 104 करोड़ में जियो पेमेंट बैंक के 7.9 करोड़ शेयर जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे हैं। इस लेन देन के साथ ही जियो पेमेंट्स बैंक अब कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी बन गई है और आज एसबीआई के साथ इसका जॉइंट वेंचर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब आप देखिए कि बाजार किस तरीके के खेल दिखाता है। मुकेश अंबानी की एक और कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं। जो निवेशक ये मान के चल रहे थे कि रिजल्ट्स बेहतरीन आ सकते हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है यहाँ पर। रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले स्टॉक में एकदम बम्पर रैली देखने को मिल रही थी यहाँ पे, लेकिन जब नतीजे आए तो स्टॉक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया यहाँ पे। आप देखिए अगर इसके नतीजों पर ध्यान दें तो नेट लॉस जो है वो 10.65% यहाँ पर जो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर, और आप 176 करोड़ पे आ गया। वहीं पर नेट सेल्स की बात करें
तो 8.69% यहाँ पर ये नेट सेल्स भी गिर गई है यहाँ पर, और 884 करोड़ पे पहुँच गई। एबिटा की बात करें 43% यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। आप ये समझिए कि शेयर जो है, जो तेज़ी बनी थी वो पूरी तरीके से चली गई। आलोक इंडस्ट्रीज़ की हम लोग बात करें तो मुख्य तौर पे टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मेंडिंग और पैकिंग का काम करती है। और अगर आप प्रमोटर रिलायंस में देखें, यहाँ पे प्रमोटर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसके पास 40% की हिस्सेदारी है। जबकि जो दूसरा प्रमोटर समूह है वो है जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके पास 34.99 यानी कि करीब करीब 35% हिस्सेदारी, दोनों को मिला दिया है तो 75% के आसपास हिस्सेदारी बनती है। अब हम लोग बात करते हैं एक और रिटेल निवेशकों की कंपनी येस बैंक को लेकर। येस बैंक को लेकर बड़ी खबर आई। सुमितोमो मुत्सुई फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि SMFG ने ये बात बताई कि मतलब येस बैंक लिमिटेड में करीब 1.1 अरब डॉलर यानी कि करीब करीब 9,100 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने पर यह विचार कर रहा है। जापान के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने 2 महीने पहले ही येस बैंक में निवेश किया था। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सुमितोमो मुत्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, अमेरिकी निवेश फंड कार्लाइल ग्रुप इंक और साथ ही दूसरे छोटे शेयरधारकों से येस बैंक के लगभग 5% शेयर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। और ये भी रिपोर्ट है कि यहाँ पर जो सुमितोमो मुत्सुई है वो ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए येस बैंक में लगभग 680 मिलियन डॉलर के कन्वर्टेबल बॉन्ड भी खरीद सकता है। अगर ये नया निवेश फाइनल स्टेज तक पहुंचता है तो आप ये समझिए कि सुमितोमो मुत्सुई का येस बैंक में कुल निवेश 2.7 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे येस बैंक में SMFG की जो हिस्सेदारी है लगभग 25% हो जाएगी। हालांकि अभी तक ये विचार विमर्श चल रहा है, इस पर अभी तक पूरी क्लैरिटी, निर्णय, अंतिम फैसला नहीं आता हुआ दिखा है। अब एक और स्टॉक की बात करते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जब स्टॉक भागता है तो एक अलग स्थिति देखने को मिलती है, और जब नीचे जाता है तो यहाँ पर संभलने का भी मौका नहीं देता। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ज़बरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से लोअर सर्किट लगा हुआ है, उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। कंपनी की हालत नाजुक है। यहाँ पर ये कंपनी है सब टीवी श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन लिमिटेड। कंपनी ने एक्सचेंज पर ये बताया कि करीब करीब 22.36 करोड़ का उनको घाटा हुआ है, लेकिन कंपनी को रिसोल्यूशन प्लान से उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 22.5 करोड़ का जो घाटा हुआ है, और इसका असर साफ तौर पर शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन उसे NCLT के जरिए मंजूर किए गए रिसोल्यूशन प्लान से उम्मीद है और वह दोबारा पटरी पर लौट सकती है, ये कंपनी का कहना है। पिछले 5 दिनों में लोअर सर्किट लगते लगते स्टॉक 20% तक टूट गया है, जबकि एक महीने में 75% पॉजिटिव और एक साल में 300% ये भागा है। 3 साल में आप देखिए करीब करीब 64,142% का रिटर्न दिया है आपने। कंपनी का जो शेयर है अभी एडिशनल सर्विलांस मेजर्स में है, स्टेज 4 में है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 3,000 करोड़ है। और आपको ये भी बता दें कि जो सब टीवी श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन की योजना है, दिसंबर 2023 में उन्होंने NCLT से मंजूरी ली थी यहाँ पर, और पुराने कर्ज को माफ़ करना, संपत्ति को लेकर समायोजन और नई इक्विटी शामिल, इन तमाम तरह की योजनाओं पर ये काम हो रहा है। अब हम लोग एक और जो स्टॉक है पूरे हफ्ते छाया रहा, SDB फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे लिस्टिंग के बाद से अपने पहले तिमाही नतीजे यहाँ पे इसने जारी किए। पूरे हफ्ते भर में शेयर आप समझिए 5% तक टूट गया। नतीजों पर अगर आप नज़र डालें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 2.4% की गिरावट दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आप ये देखिए कि SDB फाइनेंशियल का जो नेट प्रॉफिट है वो 568 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की ओवरऑल ऑपरेशन रेवेन्यू में सालाना आधार पर 15% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो उसमें 4.6% की ग्रोथ दर्ज की गई है। NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर NII 18.3% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है, और अब ये बढ़कर करीब करीब 2091 करोड़ पर आ गया है। और पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये आंकड़ा जो था 1768 करोड़ था, यानी कि करीब करीब आप 300 करोड़ की आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। आपको बता दें कि HDFC बैंक की ये सहायक SDB फाइनेंशियल कंपनी है। यहाँ पर ये NBFC कंपनी है। इसका जो मुख्य तौर पे काम है पर्सनल और बिजनेस लोन देना है, और इसके अलावा कंपनी का जो एसेट फाइनेंशियल का भी काम है। एक और कंपनी और रिटेल निवेशक काफ़ी इसमें दिलचस्पी लेते हैं, वारी रिन्यूएबल की बात कर लेते हैं। और पूरे हफ्ते ये भी छाया रहा। शेयर ने आप समझिए कि 5 दिनों में 21% की रिटर्न दिया है यहाँ पर। जैसा इसके पीछे की वजह जो रही वो पहले वित्त वर्ष की जो FY26 की जो पहली तिमाही उसके नतीजों का ऐलान रहा है। यहाँ पे कंपनी के मुनाफे और आय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। मुनाफा जो है 260% बढ़कर 86 करोड़ रुपए रहा, और जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 28.2 करोड़ था। अब देखिए 28 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ पे आ गया। और आय 155% बढ़कर
603 करोड़ पे आ गई, जबकि पिछले साल समान तिमाही में 236 करोड़ थी। 236 करोड़ से बढ़कर 603 करोड़ पर आ गई। यहाँ पर एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी 185% का जंप देखने को मिला और 170 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में 41 करोड़ था। यहाँ पर अब खुद ही अंदाजा लगाइए कितना ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन की बात करें साल दर साल के हिसाब से तो 17.41% से घटकर ये 9.5% पर आ गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में किस तरीके की स्ट्रेंथ देखने को मिली होगी। जाहिर सी बात है नंबर अच्छे आएंगे तो स्टॉक भागेगा भी। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड की। अब ये समझिए कि शेयर धारकों की एकदम जान जो है एकदम हलक में अटक गई। क्या हुआ, दरअसल जो शेयर था उसकी कीमत आधी रह गई और दरअसल खबर ये निकल कर आई कि ऐसा जो हुआ वो बोनस शेयर जारी करने की वजह से हुआ। अशोक लेलैंड के जो शेयर्स हैं वो एक्स बोनस पर कारोबार करते हुए दिखे यहाँ पे। जब शेयर धारकों को इस बारे में पता चला तब उन्होंने राहत की सांस ली। अशोक लेलैंड के शेयर को लगभग यहाँ पर आधे प्राइस पर देखने को मिला और ऐसा लगा कि जैसे शेयरों की कीमत 51% तक गिर गई। और आप ये समझिए कि जो 250 रुपये तक का जो शेयर था वो गिरकर 123 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ दिखा। और ये जो खबर थी हमने अपने व्यूअर्स को तब भी बताई थी और कंपनी ने यहाँ पर 1.1 बोनस शेयर यहाँ पे जारी करते हुए दिखा। और ये वजह जो थी, इसी वजह से यहाँ पे जो स्टॉक था वो आपको दिखा कि वो टूटता हुआ दिखा। लेकिन आपको बता दें कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उससे निवेशकों को कोई भी नुकसान नहीं होता। उनके पास जितने पैसे के शेयर्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं, बस उनको शेयरों की संख्या जो होती है वो दुगनी दिखने लग जाती है। और इसी को इसको बोनस जो है यहाँ पर कहा जाता है, एक्स डिविडेंड कहा जाता है और बोनस शेयर यहाँ पे भी निवेशकों को मिलते हुए। अशोक लेलैंड के शेयर धारकों की जान उस समय हलक में अटक गई जब उन्होंने अपने शेयर की कीमत आधी होती हुई देखी। ऐसा बोनस जो है शेयर जारी करने की वजह से देखने को मिला। अशोक लेलैंड के शेयर से करीब करीब आप ये समझिए कि एक्स बोनस पर कारोबार करते हुए दिखे, जिसका असर इस तरीके से देखने को मिला। शेयर धारकों को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। अशोक लेलैंड के शेयर को लगभग यहाँ पर जो उनकी कीमत है वो आधी होती दिखी। ऐसा कई बार निवेशकों को लगता है कि भाई ये कीमत क्यों आधी हो गई, तो वो हम आपको बताते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अशोक लेलैंड की जो कीमत थी वो 51% तक गिरती हुई दिखी। 250 रुपये का जो शेयर है वो 123 के भाव पर आता हुआ दिखा और कई निवेशक ये देख कर काफ़ी हैरान होते हुए दिखे। लेकिन ये जो गिरावट थी वो मंदी की वजह नहीं थी। यहाँ पर दरअसल कंपनी ने 1:1 बोनस जो है वो जारी किया था, यानी कि एक के बदले एक बोनस शेयर का जो है यहाँ पर ऐलान किया गया था यहाँ पे। और आपको ये भी बता दें कि शेयर कीमत जो थी वो गिरने के बाद भी निवेशकों को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ना ही हुआ। उनके पास जितने पैसे होते हैं और जितने पैसों की कीमत के उन्होंने शेयर खरीदे होते हैं वो उतने ही रहते हैं और बल्कि जो उनकी संख्या होती है वो दुगनी हो जाती है। तो ये जो होती है इस पर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनियों के नतीजों की। टाटा ग्रुप की कंपनी रैलीज इंडिया ने मुनाफे में आप देखें इसको ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी ने जानकारी दी कि मुनाफा 98% उछलकर 95 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखा, जबकि कंपनी की जो आय है उसमें 22% की बढ़ोतरी हुई है जो कि 957 करोड़ पर आ गई है। कंपनी का एबिटा जो है वो 56.3% उछलकर 150 करोड़ रुपए पे पहुंच गया, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 96 करोड़ रुपए पे आया था। यहाँ पे कंपनी की जो एबिटा मार्जिन की बात की जाए साल दर साल के हिसाब से तो 12.2% से ये बढ़कर 15.6% पे आ गई है। नतीजों के दम पर शेयरों में एक बम्पर रैली देखने को मिली और उसके साथ ही रैलीज इंडिया लिमिटेड ने यह भी घोषणा की कि बोर्ड ने भास्कर स्वामीनाथन को नया सीएफओ के रूप में 7 अगस्त 2025 के लिए नियुक्त करने का फैसला लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप भी जानना चाहेंगे कि भाई स्टॉक में स्थिति कब तक बनी रहेगी, तो यहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है यहाँ पर। और इस रिपोर्ट में जो कहा गया यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से 182 रुपये का टारगेट दिए गए, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 43% के नीचे के। यहाँ पर ब्रोकरेज का साफ तौर पर कहा गया कि जो नुकसान का कंपनी को खतरा दिख रहा है Q2 में लिक्विडेशन रिस्क देखने को मिल सकता है और इसी की वजह से वो इस चीज़ में चाहे वित्त वर्ष 2026 के एस्टीमेट हो या वित्त वर्ष 2027 के एस्टीमेट हो उसमें ईपीएस अनुमान जो है उन्होंने करीब 6.5% के आसपास घटा दिया है यहाँ पे। तो ये खबर जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद दूसरी टाटा ग्रुप की एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग और ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क ने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में जो मुनाफा है वो ना कंपनी मुनाफे में नहीं रही बल्कि घाटे में आ गई है। इस दौरान कंपनी को 194 करोड़ रुपए का कंसोलिडेशन घाटा हुआ है, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 77 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी की आय में भी गिरावट देखने को मिली जो कि घटकर 202 करोड़ पर आ गई। एक साल पहले इस तिमाही में कंपनी ने करीब 1,500 करोड़ का आप समझिए कि
1563 करोड़ रुपए की आय जो है वो दर्ज की थी। जून तिमाही में कंपनी ने साल दर साल के हिसाब से 231 करोड़ रुपए के एबिटा के मुकाबले 135 करोड़ का एबिटा घाटा दर्ज किया है। नतीजों के बाद शेयरों में 6% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी का कहना है कि बढ़ती लागत, प्रोजेक्ट डिलीवरी में डिले और मार्जिन प्रेशर की वजह से कंपनी का जो मुनाफा है वो दबाव में आया। और साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि बड़ी सरकारी और इंटरनेशनल ऑर्डर की डिलीवरी क्वार्टर 2 में शिफ्ट हो गई है, जिससे क्वार्टर 1 की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर पड़ा है। लेकिन उनका मानना है कि क्वार्टर 2 में स्थिति जो है वो और बेहतर होती दिखेगी, प्रोजेक्ट्स पूरे होते दिखेंगे, नए सेगमेंट्स की और विस्तार योजना बनाई जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी टाटा ग्रुप की कंपनी जानी मानी टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी नतीजे आए और नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5.1% बढ़कर 170 करोड़ रुपए आ गया। हालांकि तिमाही आधार पर ये 10% की गिरावट इसमें देखी गई यहाँ पर, जिसके बाद शेयरों में एक दबाव भी जरूर बनता हुआ दिखा। ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज की गई। 1244 करोड़ के मुकाबले पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 1.9% और पिछली तिमाही के मुकाबले 3.2% कम है। कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट में कमजोर प्रदर्शन से ये गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी ने बताया कि सर्विसेज सेगमेंट की इनकम 963 करोड़ रुपये रही और ये सालाना आधार पर 2.2% और तिमाही आधार पर 5.9% कम है। अगर अमेरिकी डॉलर में देखें तो कंपनी की इनकम 145 करोड़ माफ कीजिएगा 145.3 मिलियन डॉलर रही, जो कि तिमाही आधार पर 2.1% है और सालाना आधार पर 5.1% कम है। रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए कंपनी का जो एबिटा है पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 14% गिरकर 201 करोड़ पर आ गया है। अब हम लोग टाटा कम्युनिकेशन की भी बात कर लेते हैं, इसके भी नतीजे आए यहाँ पर। और पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा जो है 43% गिरावट के साथ 190 करोड़ रुपए आ गया, जो कि एक साल पहले तिमाही में 333 करोड़ पर था। यहाँ पर कंपनी की जो आय है 6.6% बढ़कर आप समझिए कि 5,690 करोड़ पर आ गई। जून तिमाही में कंपनी का जो एबिटा है 0.1% की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,137 करोड़ पर रहा। कंपनी का अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करें साल दर साल के हिसाब से तो 20.3% से घटकर 19.1% पे आ गया है। बोर्ड ने बैठक के दौरान 1,000 करोड़ तक का फंड जुटाने के प्रस्ताव की समीक्षा की और इसे मंजूरी दी है। ये रकम प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के इशू के जरिए जुटाई जाएगी। कंपनी ने कहा कि टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ने 17 जुलाई 2025 को हुई बैठक में एक इंट्रा ग्रुप शेयर परचेज एग्रीमेंट SPA में प्रवेश की मंजूरी एंट्री की मंजूरी दे दी है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने की योजना बनाई है। SBI के बोर्ड ने कारोबारी साल 2026 में ये 20,000 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी करने कर यहाँ पर घरेलू निवेशकों से फंड जुटाने की मंजूरी दी है। SBI के पास अच्छी डिमांड और फंड जुटाने की क्षमता है। ये दिखाता है कि बैंक आगे लोन ग्रोथ को लेकर आक्रामक रणनीति अपना सकता है। फंड जुटाने के बाद SBI टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल रेशियो बेहतर इसका होता हुआ दिख सकता है। इससे बैंक की रेटिंग प्रोफाइल और ब्याज दरों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। फंड जुटाने की खबर आमतौर पर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स लाती है, क्योंकि ये ग्रोथ की तैयारी का संकेत देती है। बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मजबूत करने के लिए फंड जरूरी है। संभावित क्रेडिट डिमांड को सपोर्ट करने के लिए बैंक की वित्तीय स्थिरता और रेटिंग प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और इसी के चलते SBI के स्टॉक में एक अच्छी बढ़त बनती हुई पूरे हफ्ते देखने को मिली। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे IT पैक के। देखिए तमाम नंबर्स आप देखिए, चाहे आप यहाँ पे TCS के देखिए, SCL टेक्नोलॉजी के देखिए या फिर और भी कंपनी के देखिए खराब आए, लेकिन एक कंपनी जो है विप्रो लिमिटेड उसके नंबर अच्छे आए। यहाँ पर नतीजों के बाद शेयर में एक अच्छी स्थिति देखने को मिली। यहाँ तक कि अमेरिका में लिस्टेड विप्रो ADR में 5% तक की तेजी देखी गई। ADR यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है। कोई विदेशी कंपनी अगर अमेरिका यानी कि US से बाजार में लिस्ट होना चाहती है तो उसको ADR इशू करने होते हैं। भारत की कई कंपनियां हैं ADR के तौर पर, जैसे अमेरिका में जो लिस्ट है जिसमें इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया। अगर नतीजों पर आप ध्यान दें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा घटकर यहाँ पर 3,330 करोड़ के आसपास आया, जो कि पिछली तिमाही में 3,570 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंसोलिडेशन आय जो है वो भी घटती हुई दिखी, 22,080 करोड़ रुपए आसपास आई। कंपनी ने कहा कि जून तिमाही के दौरान कंपनी का जो एबिट है उसमें एक हल्का सा दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे एबिट मार्जिन की बात करें तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से ये 17.1% से बढ़कर 17.3% पे पहुंच गया है। कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया, लेकिन जो स्टॉक में तेजी बनी वो गाइडेंस को लेकर बनी। दरअसल कंपनी की तरफ से कहा गया कि क्वार्टर 2 जो है वो बेहतर हो सकता है, उसमें कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं देखने को मिला, जिसको लेकर जो
निवेशक हैं उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अगर डिविडेंड की बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए 5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया है। अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 28 जुलाई को तय की गई है। यहाँ पर अब एक और बैंक जो दिग्गज बैंक है यहाँ पर उसका इंतज़ार किया जा रहा था। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज एक्सिस बैंक ने जून तिमाही के लिए रिजल्ट का ऐलान किया। बैंक के मुनाफे में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि नेट जो इंटरेस्ट इनकम है यानी कि एनआई जो है वो फ्लैट रही। तिमाही आधार पर प्रोविजन में करीब 3 गुना उछाल दर्ज किया गया। एसेट क्वालिटी भी कमज़ोर हुई और बैंक का जो ग्रॉस एनपी है वो बढ़कर 1.57 पर पहुंच गया। बीएसई की वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आप ये समझिए कि एक्सिस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 4% गिरा है। यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो 1% की यहाँ पे बढ़त बनती हुई दिखी, लेकिन तिमाही आधार पर ये 2% की गिरावट दिखा रहा था साफ तौर पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें 14% का उछाल आया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें यहाँ पर तो ये भी घटता हुआ दिखा था, 77.79 रुपये से घटकर ये 74.75 रुपये पे पहुँच गया है। यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट की बात करें, यहाँ पे भी कटौती देखने को मिली है, दबाव देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये और नेट इंटरेस्ट अगर मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिली। एसेट क्वालिटी में कमजोरी देखने को मिली, चाहे आप एनपीए की बात कीजिए, ग्रॉस एनपीए की बात कीजिए, वहाँ पर भी करीब यहाँ पे 29 बेसिस पॉइंट यहाँ पे जो है बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो ये ओवरऑल शो था पूरा पर्दे के पीछे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपसे हम लोग बार बार गुजारिश करते हैं कि हर हफ्ते आप हमारे साथ जुड़िए और तमाम खबरें पूरे हफ्ते भर की जानिए और अगले हफ्ते की तैयारी कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।